सो गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का आज यानी 1 मार्च 2023 की करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत है। कल यानी 28 फरवरी की करंट अफेयर भी मैं आज के सेशन और कल के सेशन में ऐड कर दूंगा। असल में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा जिस वजह से कल की क्लास हो नहीं पाई, तो मैं आपकी क्लास को छोड़ूंगा नहीं। आज की और कल की करंट अफेयर में मैं उस क्लास को जोड़ दूंगा। शुरू करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। 2023 की सबसे इम्पॉर्टेंट है थीम। इसकी थीम रही है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। यह दिवस 1928 में इसी दिन भौतिकी वैज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं और 2023 की थीम रही है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। हर बार एग्जाम में किसी ना किसी इम्पॉर्टेंट डे की थीम जरूर पूछी जाती है, तो आप सभी लोग एक एक इम्पॉर्टेंट डे की थीम जरूर याद कर लिया करें, ठीक है। और इसके अलावा ये भी याद रखिए कि यह दिन क्यों मनाया जाता है। तो सीवी रमन 1928 में इसी दिन भौतिकी वैज्ञानिक हैं। रमन प्रभाव की इन्होंने खोज करी थी, जिसकी वजह से इस दिन को मनाया जाता है। और इसी खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को मिला था और 1954 में इन्हीं को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से, याद रखिएगा गाइस। इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड बात आई है तो मैं आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट डे प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करूंगा आप पसंद करेंगे। 1 जनवरी को डीआरडीओ डे मनाते हैं, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 जनवरी को। इस बार 65वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया था। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि को लेकर लुई ब्रेल डे मनाते हैं। 9 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? एनआरआई डे मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म मनाते हैं। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। इसके अलावा बात करें तो 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाते हैं। 23 जनवरी को पराक्रम डे मनाते हैं यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का दिन। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज मैंने आपके भी डिस्कस किए हैं। एक डे मैंने छोड़ दिया है, वो आप कमेंट कॉलम में बताइए कि प्रलय स्मरण दिवस किस एक डेट को मनाते हैं। फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। 10 फरवरी को डिवार्मिंग डे मनाते हैं। इसके अलावा साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को। फरवरी में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सारे आप याद रखिएगा। और हाँ, 21 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं? कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये स्टैटिक जी के पोर्शन आपको काफ़ी पसंद आया होगा कि मैंने बहुत ही कम समय में तमाम सारे दिवस को डिस्कस किया है, ठीक है गाइस। और जो मेरा डेली व्यूवर है उसको तो सारे के सारे डे याद भी हो गए होंगे, क्योंकि मैं डेली इन डे को डिस्कस करता हूँ केवल इसलिए कि आपको सारे डे अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जब बार बार चीज़ों को सुनते हैं तो वो चीज़ें हमको याद हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है, इटली की प्रधानमंत्री जिनका नाम आप जानते हैं जियोर्जिया मेलोनी 2 दिन की भारत यात्रा पर आई हुई है। उनके साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी, एक उच्चाधिकार प्राप्त व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इटली की प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगी, इस वजह से ये आई हुई है। तो याद रखिएगा, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी 2 दिन की भारत यात्रा पर आई हैं। आइए इटली देश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इटली दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप का एक देश है। भूमध्य सागर के मध्य में स्थित और एल्प्स द्वारा सीमांकित एक प्रायद्वीप है जो कई द्वीपों से घिरा हुआ है। इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और वेटिकन सिटी तथा सैन मारिनो जैसे सूक्ष्म राज्यों के साथ भूमि सीमा साझा करता है।
यह यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य देश है। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा इटली के बारे में। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली के रोम में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन का हेडक्वार्टर भी है। क्या नाम है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी फाओ। ठीक है। और कौन कौन से संगठनों के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में जाकर बताया करें, अपनी तरफ से बताया करें। जरूरी नहीं है कि मैं आपसे क्लास में पूछूं तभी आप बताएं। आप जाकर कमेंट कॉलम में बताया करें, एक दूसरे को कम से कम समझ में आएंगी चीज़ें। और जिसने भी नहीं देखा है हेडक्वार्टर का वीडियो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के सक्सेस सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। 50+ जीके के वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं। जैसे CHSL आने वाला है, ठीक है, MTS आने वाला है, इन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। बढ़ते हैं फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, नाम तो सुना ही होगा लियोनल मेसी का, सुना है ना? फीफा यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल के क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है। तो इसने फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है लियोनल मेसी को। अर्जेंटीना के कप्तान हैं लियोनल मेसी। इनको पेरिस में आयोजित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में फीफा द्वारा पुरुषों के फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया है। मेसी ने अगस्त 2021 से दिसंबर 2022 तक पुरुषों की फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार को जीता है। बात करें तो आपको याद होगा इस साल का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना जीता था फ्रांस को हराकर, उसमें लियोनल मेसी को बेस्ट बॉल का अवार्ड भी मिला था, आपको याद होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको ये सारे पॉइंट याद होंगे। इसके अलावा एक नाम और था, किलियन एम्बापे। इनको कौन सा अवार्ड मिला था? जाइए कमेंट कॉलम में और जाकर बताइए, क्योंकि मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो केवल ऐसा नहीं है कि आपको पुरुष याद कर लेना है, महिला भी इम्पॉर्टेंट है। तो लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार मिला, जबकि एलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आएंगे, इम्पॉर्टेंट है। फीफा की बात करें तो स्थापना कब हुई थी फीफा की, कमेंट कॉलम में आप बताएंगे। और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? जियानो इन्फेंटिनो। ठीक है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। अब फीफा तो फुटबॉल क्षेत्र को नियंत्रित करता है, क्रिकेट क्षेत्र को नियंत्रित कौन करता है? ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम? ग्रेग बार्कले फ्रॉम न्यूजीलैंड। और भारतीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट कौन करता है? तो BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेटिंग कंट्रोल इन इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी स्ट्रैटेजी को आपके बीच कवर किया, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नासा से। नासा पहली बार एक महिला को एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त करने जा रहा है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। ठीक है। तो नासा ने लंबे समय से और सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स को अपनी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जो इसके हेलियोफिजिक्स डिवीज़न की प्रमुख होंगी। यह भूमिका निभाने वाली वो पहली महिला होंगी। सूरज का अध्ययन करने वाले पार्कर सोलर प्रोब मिशन की पूर्व शीर्ष वैज्ञानिक रह चुकी हैं। फॉक्स की बात करें तो नासा के विज्ञान निदेशालय का नेतृत्व करेंगी, जो कि लगभग $7 बिलियन के वार्षिक बजट के साथ एक इकाई है। तो याद रखिएगा, नासा पहली बार एक महिला को एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त करने जा रहा है। क्या नाम है इनका? तो याद रखिएगा, निकोला फॉक्स। आइए नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या है? कई बार तो एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैमानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष अनुसंधान करने वाली अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। अमेरिका में हेडक्वार्टर है। संस्थापक थे ड्वाइट D आइजनहावर। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है। तो इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है।
केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में इन पुरस्कारों को दिया है। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साहसिक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में उनके प्रयासों की मान्यता में दिया गया है। विभाग की ओर से पर्यटन उपनिदेशक आलियास अहमद ने पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो याद रखिएगा गाइस, जम्मू कश्मीर ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पुरस्कार पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जम्मू कश्मीर जो कि 2019 में 2 भागों में टूटकर अब एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में न जाना जाता है, और आपको पता होना चाहिए धारा 35 से धारा 370 यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ठीक है, कौन है उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, जाकर कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फिक्की से। ठीक है, फिक्की के बारे में आप जानते हैं क्या? फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसके नए महासचिव बनाए गए हैं शैलेश पाठक। 1 मार्च से यानी आज से कार्यभार ये संभालेंगे। याद रखिएगा इनका नाम है शैलेश पाठक। इनको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की का महासचिव बनाया गया है, और इन्होंने स्थान लिया है अरुण चावला का। ठीक है, जो कि 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त होकर सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। आइए फिक्की के बारे में जान लेते हैं। 1927 में स्थापित फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। इसका इतिहास स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष, इसके औद्योगिकीकरण और सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में इसके उद्भव के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है पेप्सी ने रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेप्सिको इंडिया ने अपने प्रमुख शीतल पेय ब्रांड जिसका नाम है पेप्सी, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता रणवीर सिंह को। तो रणवीर सिंह पेप्सी के सेलिब्रिटी एंडोसर्स की बढ़ती लीग में शामिल हो गए हैं। 2019 में ब्रांड ने अभिनेता सलमान खान को अपने साथ जोड़ा था और अब अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रणवीर सिंह को। ठीक है, पेप्सी की बात आई है तो क्या आप जानते हैं ड्रीम 11 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? टाटा इस समय किन किन चीज़ों का स्पॉन्सर है? चलिए मैं बता देता हूँ। टाटा जो है ना, ये इस समय IPL का भी स्पॉन्सर है यानी इंडियन प्रीमियर लीग का, और WPL का भी स्पॉन्सर बन गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, वीमेंस प्रीमियर लीग जो शुरू होने वाली है भी 2-3 दिनों में, इसका भी स्पॉन्सर टाटा बन गया है। ठीक है, बढ़ते फिलहाल आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है, आपने नाम सुना होगा IAS सुहास LY का। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि खेलों में ये भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। IAS अधिकारी और गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारी सुहास LY ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स SL4 इवेंट में कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ में जाकर भी पदक जीता था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा गाइस। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में आप ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली बार चैनल में जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जहां पर अभी तक 163 डोज में एक भी दिन क्लास मिस नहीं हुई है, और जिस भी दिन ऐसा हुआ है कि क्लास मिस हुई है तो उसको अगले दिन कवर जरूर कराया गया है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। आपका दिन मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।